हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर्स। आज की सी लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोग पॉइंटर और जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर की परिभाषा के बारे में। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है और पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। पॉइंटर को सी लैंग्वेज का मोस्ट डेंजरस टूल कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस पे वर्क करता है। सी लैंग्वेज में किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को एक्सेस करने का काम सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर ही कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंटर की डिक्लेरेशन के बारे में हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में हाइलाइटर से बताया गया है कि किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। यानी कि जैसे आपने पिछली क्लास में देखा था कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट इत्यादि। उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में वेरिएबल का नेम लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि आप पॉइंटर के नाम के पहले आपको एक स्टार का साइन लगाना पड़ेगा, एक एस्टेरिस्क का साइन लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे पॉइंटर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंटर होता है उसको क्रिएट करने के लिए एस्टेरिस्क का साइन यूज़ किया जाता है। पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एस्टेरिस्क का साइन बनता है। तो अगर किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे आपको एस्टेरिस्क का साइन मिले तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल पॉइंटर है और सामान्यतः ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके उसके ऊपर कार्य करेगा। इसी तरह से पॉइंटर के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई 4 अर्थमेटिक ही पॉसिबल हैं। जो 4 अर्थमेटिक पॉइंटर के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनमें सबसे पहला जो ऑपरेटर होगा दैट इज़ प्लस प्लस। तो आप जानते हैं कि ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर बाय 1 की बढ़ोतरी कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। सिमिलर टू दैट माइनस माइनस, इसके अलावा प्लस और माइनस ये ऑपरेटर लीगल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई, डिवाइड ये अर्थमेटिक आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, ऑपरेटर यूज़ नहीं करने चाहिए। इसी तरह से ये भी कह सकते हैं एरे कैन होल्ड अ नंबर ऑफ पॉइंटर्स। तो एरेस के साथ में भी आप पॉइंटर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि जब भी आप किसी पॉइंटर को क्रिएट करते हैं या पॉइंटर को बनाते हैं तो गुड टू असाइन अ नल पॉइंटर। तो बेटर होगा कि आप अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहे तो आप उसे नल असाइन कर दें। और सी लैंग्वेज में नल को कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है, इसका ध्यान रखें। और अगर हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है तो हम पॉइंटर को नल मान के चलेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि जिन पॉइंटर्स के पास में नल होता है उसे सी लैंग्वेज में नल पॉइंटर कहा जाता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न बनता है कि नल पॉइंटर क्या होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि पॉइंटर को बनाते समय अगर हमारे पास उसे देने के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे नल असाइन करके नल पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस नीचे वाली लाइन में करके दिखाया गया है कि कैसे पॉइंटर को नल बनाया जाता है। अगर आपको ये चेक करना हो कि पॉइंटर में कोई एड्रेस है या नहीं है तो इसको आप इस उदाहरण से इफ लगा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है इफ पीटीआर। तो इसका मतलब होगा कि पॉइंटर में कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई एड्रेस अवश्य रूप से उपस्थित होगा। और सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स को यूज़ करने के लिए आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नॉट ऑपरेटर के माध्यम से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंटर नल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ नॉट पॉइंटर, तो इसका मतलब ये रहेगा कि पॉइंटर नल है। और सी लैंग्वेज में कमेंट बनाने के लिए स्लैश स्टार और उसे क्लोज करने के लिए स्टार स्लैश का यूज किया जा सकता है। इसे मल्टी लाइन कमेंट के रूप में भी क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन कैन रिटर्न पॉइंटर। तो जैसा आपने पिछली क्लास में यूडीएफ में देखा था कि कैसे हम यूडीएफ को बनाते हैं, उसी तरह से क्या एक फंक्शन पॉइंटर को रिटर्न कर सकता है? तो इसका जवाब रहेगा हाँ जी, यस। तो फंक्शन पॉइंटर को रिटर्न कर सकते हैं। ये लोकल वेरिएबल में, स्टैटिक वेरिएबल में, डायनेमिक एलोकेशन के अंदर भी काम आ सकते हैं।
तो लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी एक कोड पर्टिकुलर के अंदर रहेगा। स्टैटिक वेरिएबल होते हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है, यानी प्रोग्राम के अंदर आपने जो वैल्यू असाइन कर दी वो उसी में रहेगा। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि आप उसे कंटिन्यूअस नई मेमोरी दे सकते हैं और दोबारा मेमोरी ले सकते हैं, जैसा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में भी देखा था। नेक्स्ट हम एक उदाहरण से पॉइंटर को समझना चाहेंगे। तो इस उदाहरण में सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ए लिया है जिसका मान हमने 100 रखा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू 100 असाइन की गई है ए को। अब नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट कर दिया गया है। पॉइंटर को नाम आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे आसान बनाने के लिए उसे पी नाम दे दिया गया है, तो पी फॉर पॉइंटर आप कह सकते हैं। इसी तरह से एड्रेस को स्टोर कराने के लिए एम्परसेंड साइन का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिख करके आप पॉइंटर को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक एड्रेस असाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंटर ने आपके वेरिएबल का एड्रेस सेव कर लिया है। अब ये दोनों वेरिएबल कनेक्टेड हो गए हैं। आप एक में काम करेंगे उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में आएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पॉइंटर के अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो आप ये कह सकते हैं स्टार पी। इसका मतलब रहेगा वैल्यू स्टोर एट पॉइंटर, यानी पॉइंटर की क्या वैल्यू है, तो ये उस एड्रेस पे जाएगा, वहां पे रखी हुई वैल्यू को उठाएगा जो कि ए बनता है। तो ए में +10 कर रहा है, इनडायरेक्ट वेरिएबल भी आप इसे कह सकते हैं। तो 100 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो ये 110 बन जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे चेक करना चाहेंगे, तो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया और दोनों ही वेरिएबल यानी कि पी को और ए को हमने प्रिंट करा के देखा है। तो दोनों की वैल्यू आप चेक करिएगा, यहाँ पे 110 हो चुकी होगी, क्योंकि एक में काम करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन दोनों में आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हुए यदि आपने कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी कैलकुलेशन ए वेरिएबल पे की, चूंकि वो पॉइंटर पी से कनेक्टेड है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे +10 करने से दोनों ही वेरिएबल अपडेट हो जाएंगे और वो 120 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आप इसे प्रिंट करा करके भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंटर इनडायरेक्ट वेरिएबल की तरह से इसको अपडेट भी करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स पर। तो जंप स्टेटमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये सामान्यतः एक सी लैंग्वेज के अंदर आपने जो कोड किया है उसमें कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आपकी जो लोकेशन है उसको डायरेक्ट ही या तो बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे या बिल्कुल नीचे ले जा सकते हैं, यानी जंपिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ स्टेटमेंट अगर आपको छुड़वाने हैं तो उसके लिए आप जंप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपने जंपिंग स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में पढ़ लिया है तो यही जंपिंग स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये सेम रहेंगे। इवन इनके नाम भी सेम आपको मिलेंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड मुख्यतः मिलेंगे। इनमें सबसे पहला नाम आप कह सकते हैं ब्रेक। ब्रेक का क्या कार्य रहेगा कि जिस भी लूप के अंदर आप इसका यूज करेंगे उस लूप को ये समाप्त कर देता है, एंड कर देता है, लूप को आगे चलने ही नहीं देगा। तो जैसे आप ब्रेक नाम रखा गया है वैसे आप इसका काम भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है ये। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कार्य रहेगा कि आपके स्टेप को छुड़वाने का काम करता है ये, यानी लूप के अंदर अगर एक स्टेप छोड़ना हो तो उसके लिए आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस रहेगा? ब्रेक लूप को ही समाप्त कर देता है, आगे चलने ही नहीं देता है। कंटिन्यू का क्या कार्य रहेगा? एक स्टेप छोड़ सकते हैं और ये सीधा आगे चला जाएगा। इसी तरह से हम गोटू पर आते हैं। तो गोटू का क्या कार्य रहेगा? मूव टू अ लोकेशन, यानी आप किसी दूसरी लोकेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो उस बीच में जितनी भी स्टेटमेंट होंगी, कमांड होंगी, उनको ये सीधे सीधे ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे कि ब्रेक किस तरह से कार्य करता है, उसका हम एक कोड देख लेते हैं। तो पिछली क्लासेस में जैसे हमने फोर लूप को यूज किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फोर लूप को 1 से लेके <10 तक चलाया है। तो ये बहुत आसान है कि 1 से <10 का मतलब हुआ 9 तक ये रन कर जाएगा, 1 से लेके 9 तक ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आपने एक बीच में इफ कंडीशन लगाई, आपने लिखा यदि आई का मान 5 है, तो चूंकि आप अभी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू अभी 5 तो है नहीं, इसीलिए आप इसे एक बार इग्नोर कर दें। इस पूरे ब्लॉक को आप एक बार इग्नोर कर दें, क्योंकि अभी ब्रेक नहीं करने वाला, कंडीशन अभी ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले आप आई को प्रिंट कराएं। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं आपको आई की वैल्यू 1 मिलेगी
और उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे प्लस प्लस होने से आई की वैल्यू 2 हो रही है, वैल्यू 2 निकलेगी। प्लस प्लस करते रहिए, 3 हो रही है, 4 हो रही है। जैसे ही 5 हुई, अब ये आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। यस आई हैज रीच टू वैल्यू 5, तो ये आपके लूप को ब्रेक कर देगा। ये प्रिंटिंग तक पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए आप देख रहे हैं आगे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो पा रही है। तो आप इसे ध्यान से समझ लें कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ये लूप को वहीं खत्म कर देगा, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रेक इस तरह से कार्य करता है। अब यही एग्जांपल हम कंटिन्यू में भी लगाना चाहेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सिवाय ब्रेक की जगह हमने सिर्फ कंटिन्यू को अप्लाई किया है। बाकी सारा कोड सेम है, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही हमने क्या किया है, आई की वैल्यू को 1 किया और इसे लेस देन 10 तक अप्लाई किया, यानी कि 9 तक चलेगा ये। 1 से लेके 9 तक चलना है और आप चेक करते रहिए कि क्या आई की वैल्यू 5 हो गई है। तो अभी तो हम आई 1 पर हैं, आप आई को 1 के रूप में देखें। अभी आपको आई में 1 दिख रहा है, इसीलिए कंडीशन ट्रू नहीं है, और आप प्रिंटिंग करते रहें। तो जैसे आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाया आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट होगी। प्लस प्लस करते रहिए, 2 होगी, 3 होगी। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइटर से आपको दिखाया गया 4 और 6 के बीच में आपको 5 मिसिंग लगेगा। तो यहाँ हमने स्टेटमेंट दिया था कि यदि आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो आप स्टेप को छोड़ दें। तो उसने क्या किया, आपका जो भी काम था उसे छोड़ दिया, कोई प्रोसेसिंग, कोई कैलकुलेशन, चूंकि हमने सिर्फ printf कमांड लगाई थी तो वो उसने छोड़ दी है। बाकी ये आपका पूरा आउटपुट आएगा, और यहाँ पे ये गलती से 10 आ गया, इसे आप इरेज कर दें, 9 तक ही इसका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको कुछ स्टेप छुड़वाने हो तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस रहेगा ब्रेक और कंटिन्यू कमांड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गो टू स्टेटमेंट पे। जैसे जैसे आप गो टू स्टेटमेंट को प्रयोग करते जाएंगे, आपको ये क्लियर होता जाएगा कि गो टू स्टेटमेंट का जो कीवर्ड रखा गया, जो इसका नाम रखा गया, वो इसीलिए रखा गया कि आप डायरेक्ट किसी लोकेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको कीवर्ड बताया गया ट्रांसफर कंट्रोल, यानी आपका सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर, किसी कोड के अंदर आप बिल्कुल नीचे हैं और आपको सीधा वापस ऊपर जाना है, तो आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर जैसे जैसे प्रोग्राम हम बनाते हैं तो कोड ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम की ओर फ्लो करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ऐसा करते करते आप नीचे आ गए, प्रोग्राम के एंड तक पहुंचने पर रहे, और आपको लगता है कि आपको वापस ऊपर जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप गो टू स्टेटमेंट को जानते हैं तो आप अपना जो कंट्रोल है, जो कर्सर है, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो सारे स्टेटमेंट दोबारा से रन करवा सकते हैं। इसीलिए गो टू स्टेटमेंट को इस तरह से नाम दिया गया है। दूसरा कि आपको इसमें एक लेबल को यूज करना होगा। लेबल का मतलब है आपको जगह बनानी पड़ेगी, एक लैंडमार्क को क्रिएट करना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, वो जगह बताओ। तो आप ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं, नीचे से डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको लैंडमार्क लगाना होगा, एक लेबल लगाना होगा। उस लेबल के माध्यम से समझा जाएगा कि आप यहाँ की बात कर रहे हैं। तो इसे कहा जा रहा है कि ये एक आइडेंटिफायर होगा, एक प्लेस होगा जहां पे आपको गो टू स्टेटमेंट को जंप कराना है, और जहां से आपने शुरू करना है बिल्कुल उसके ऊपर दे दें, बिफोर द स्टेटमेंट। मुख्यतः गो टू स्टेटमेंट का कार्य रहता है कि आपके इनपुट को वैलिडेट करे। आइए अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि यहाँ पे आपको एक कोड दिखाया गया है। सबसे पहले आपको कहा गया एंटर योर एज, यानी आप अपनी एज बताएं। इसको कीबोर्ड से इनपुट करना है, स्कैनफ कमांड के माध्यम से हम इसे गेट करेंगे, यानी कीबोर्ड से आपको कोई भी एक नंबर देना है। तो आप वोटिंग के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 18 या उससे ऊपर के ही वोट कर सकते हैं। अगर आपकी एज लेस देन 18 है, 18 से कम है, तो आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कि वोटिंग वाली एज डालिए, तो सॉरी ट्राई अगेन। अब आपको वापस एज मांगनी है, तो यहाँ उसने आपको बोला कि गो टू बैक। बैक यहाँ पे एक लेबल का नाम रखा है हमने, आप इसकी जगह कोई भी नाम रख दें, वैलिड नेम होना चाहिए। सी की कमांड पे ना रखें, जैसे कि गो टू इफ, गो टू फोर। इफ और फोर सी के रिजर्व कीवर्ड है। आपको बिगिनिंग में बताया गया था कि 32 कीवर्ड होते हैं, उनमें से किसी भी कीवर्ड को यूज ना करें, कोई भी एक वैलिड नेम रखें। जैसे आपने बताया कि गो टू बैक, तो यहां से कंपाइलर समझेगा कि आपको एक लेबल ढूंढना है पूरे प्रोग्राम में। तो ये क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यहां आपको इस तरह से वापस लाके ये आपको जंप करवा देगा। तो ये जंपिंग हो गई, गो टू बैक बोला। अब ये वाली कमांड फिर से चलेगी,
ये वाली कमांड फिर से चलेगी और आपको एक एज डालनी है, आपने फिर से गलत डाला, 18 से कम डाला, तो आपको फिर से बैक करेगा ये, और तब तक करता रहेगा जब तक कि आप 18 या उससे ऊपर की एज नहीं डाल देते। और जैसे ही मान लीजिए आपने 20 या 25 कोई भी एज डाली, तो इफ कंडीशन अब फॉल्स हो गई, आपको मैसेज दे देगा कि यू कैन स्टार्ट योर वोट नाउ। तो उम्मीद है आपको पॉइंटर और जंपिंग स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास कर लें और अपने नोट्स बनाएं, और उसके बाद हम नई क्लास में नए टॉपिक से आरंभ करेंगे।